उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता। उत्तम कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं होता। लाख करोड़ की कमाई करने से कोई धनवान नहीं होता। आज के युवाओं को ज़रूरत है अपनी भाषा, सभ्यता और संस्कृति का। आज के युवाओं को ज़रूरत है अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता का। सिर्फ कॉलेज की डिग्रियों से कोई विद्वान नहीं होता। सिर्फ कॉलेज की डिग्रियों से कोई विद्वान नहीं होता। जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। चलिए तो आज हम संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त करने वाले हैं कि झारखंड के साहित्य में क्या क्या शामिल है, और वो भी आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे दोस्तों कि झारखंड में संथाली साहित्य है, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा आज करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को यदि आप बीच में ही छोड़ करके भाग गए तो जान लीजिए कि आप भटकते रह जाइएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप परेशान प्राणी ना बने। परेशान प्राणी को हम कहते हैं पीपी, है ना। पीपी मतलब परेशान प्राणी। तो आप परेशान प्राणी ना बने, आप ऐसा व्यक्ति बने जो क्या है कि अपने आप को सुयोग्य बना सके, अपना समय को एक जगह दे सके ताकि उसका समय कहीं बटे नहीं। आज के युवा भटकाव वाले युवा हैं, 5 मिनट यहाँ 5 मिनट वहाँ करते हैं, तो वैसा नहीं। आप कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको सब कुछ देने वाले हैं, पूरा फुल पैकेज मिलने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। दोस्तों यहाँ से हम जानेंगे झारखंड का साहित्य, और झारखंड के साहित्य को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप JPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से सीधा 5 नंबर आपका पूछने वाला है। झारखंड के साहित्य से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि 10 नंबर का आपको यहाँ से बनने वाला है। तो कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिएगा। चलिए हम यहाँ से बनते हैं झारखंड के साहित्य के साथ। देखिए दोस्तों, झारखंड के साहित्य को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा जनजातीय साहित्य। जनजातीय साहित्य होगा पहला। उसके बाद हम बात करेंगे सदानी साहित्य, और फिर हिंदी साहित्य की बात करेंगे। झारखंड के साहित्य को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला जनजातीय साहित्य, दूसरा सदानी साहित्य, और तीसरा हिंदी साहित्य। तो यहाँ से हम बात करते हैं जनजातीय साहित्य की। जनजातीय साहित्य में दोस्तों यहाँ पे झारखंड में बहुत प्रकार की जनजातियाँ हैं, तो उन सारे जनजातियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से आज हम इसमें पढ़ेंगे संथाली के बारे में। संथाली जनजाति जो है उसके साहित्यों का पूरा विवरण हम आज जानने वाले हैं कि यहाँ के कौन रचनाकार थे और क्या चीज़ का रचना किए हैं, उनके बारे में हम पूरा जानेंगे। यहीं पे हम इसमें जानेंगे झारखंड के साहित्य में कि सदानी साहित्य क्या है। सदानी उसको कहते हैं जो आर्य भाषाई हैं, जो झारखंड के नहीं हैं मूल निवासी, लेकिन वो आर्य भाषा के हैं, वो यहाँ पे आकर के बस गए हैं, तो उसी को हम सदानी जनजाति के रूप में रखते हैं। और उसका जो साहित्य है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो हमारा इसी के क्रमवार सब पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी साहित्य का। हिंदी का जो हमारा ये भाषा है, तो उस साहित्य को हम देखेंगे 2 भागों में बांट करके कि हिंदी साहित्यों में क्या क्या शामिल है। तो हिंदी साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है हमारा पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में हम जानते हैं दोस्तों कि गद्य क्या होता है। जैसे कोई ये कहानी वगैरह लिखा हुआ है, कहानी लिखा हुआ है, या फिर उपन्यास लिखा हुआ है, या फिर इसी में कोई नाटक वगैरह लिखा हुआ है, तो इन सारे चीज़ों को हम गद्य में रखते हैं। ठीक है। और वहीं पे हम दूसरा भाग इसका देखेंगे तो ये हमारा पद्य साहित्य है। तो पद्य में क्या रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कविता, जिसको गायन किया जाता है, जिसको गाते हैं, है ना। यदि कहानी को गाने का दिया जाएगा, कैसे गाएंगे, कहानी सुनाते हैं, है ना, लेकिन गाना रहेगा स्वर में गाने का, लय में गाने का, तो उसको हम कहते हैं पद। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें कविता होगा, दूसरा गीत को हम रख सकते हैं, और इसी तरह से जो काव्य होते हैं, कवि सम्मेलन वगैरह आप सुनते होंगे, है ना, कितना अच्छा लगता है, वहाँ पे गायन किया जाता है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पद में रखते हैं। और वहीं पे भजन वगैरह, ठीक है, भजन भी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो भजन वगैरह भी हमारा कहाँ आ जाएगा, पद साहित्य में आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि गद्य कहते हैं जो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, लेकिन भजन क्या है, ये हमारा पद क्या है, तो पद वो है जो लिखा तो वो भी है, लेकिन उसको गाएंगे स्वर में, जिसको हम परिणत कर देते हैं, वो हमारा पद में आ जाता है। जैसे हम इसमें देखें कविता को, गीत को, फिर इसमें आ जाएगा काव्य जो होता है, उसी में भजन आ जाएगा, कीर्तन आ जाएगा, तो ये सारा कुछ पद का भाग है। लेकिन आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं झारखंड के
जनजाति साहित्य के बारे में। और जनजाति साहित्य में दोस्तों आज मुख्यतः हम बात करेंगे इसमें भी कि संथाली साहित्य जो है, बहुत सारे जनजाति हैं लेकिन आज हम संथाली के ऊपर विशेष बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ संथाली में हम देखते हैं कि संथाली जो जनजाति हैं उनके द्वारा जो साहित्य की रचना किया गया है उसी को हम संथाली साहित्य के रूप में रखते हैं। तो देखिए झारखंड में संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध साहित्य है, बहुत समृद्ध साहित्य है संथाली साहित्य। जैसे हम इसमें जानेंगे कि कहानी रचना में इसमें क्या करता था कि जंगली पशुओं को कहानी रचना में पात्र बना दिया। जैसे एक मुख्य पात्र होता है जिस पर पूरा कहानी डेडिकेटेड होता है, तो वो जो पात्र होता था वो जंगली जानवरों को, कोई जंगल का जानवर है उसी के बेस पर पूरा कहानी को लिखते थे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, संथाली जो रचना है कहानी की रचना, उसमें जंगली पशुओं को लेकर के उसी को पात्र बना करके रचना किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इस भाषा का संबंध जो है ऑस्ट्रिक या फिर आग्नेय भाषा परिवार से है। ये ऑस्ट्रिक और आग्नेय भाषा क्या होता है, तो ऑस्ट्रेटिक जो है ऑस्ट्रेलियन, उस भाषा को एक भाषा का परिवार है और जिसके आधार पर ये भी संबंधित है। तो इस भाषा का संबंध किससे है, ऑस्ट्रिक या फिर उसी को कहते हैं आग्नेय भाषा का परिवार, जिसमें ये सारा कुछ शामिल है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ का जो है प्रथम पुस्तक जो है उसका प्रकाशन कब हुआ है। साहित्य मतलब क्या हुआ, वही पुस्तक। और तो हम साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा साहित्य सबसे पहले प्रकाशन हुआ। तो देखिए प्रथम पुस्तक का प्रकाशन जो है 1852 ईस्वी में किया गया और उसका नाम क्या था, तो ए इंट्रोडक्शंस ऑफ द संथाली लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहला जो साहित्य लिखा गया, तो भाई साहब आपको कोई पूछेगा कि अपने बारे में बताइए तो पहले इंट्रोडक्शन ही दीजिएगा ना, उसके बाद पूरा कहानी बताइएगा। तो यहाँ देखिए पहला जब हुआ प्रकाशन तो वो क्या हुआ 1852 में, ये डेट आपको आसानी से याद रह जाएगा। लेकिन उसमें क्या था, बुक का नाम क्या था, तो ए इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देगा, अपना परिचय देगा, तो इसीलिए उसमें भी क्या आएगा संथाली में, ये इंट्रोडक्शन टू द संथाली का है, तो संथाली लैंग्वेज ये आपको आसानी से याद हो जाने वाला है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। यहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों 1873 ईस्वी में L.O. स्क्रेप्स रूड है ना, स्क्रेप्स रूड, और ये क्या है, संथाली भाषा में प्रथम व्याकरण की रचना किए। देखिए कोई भी भाषा है तो उसका व्याकरण होना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी है तो हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी व्याकरण, इस तरह से संथाली का जो व्याकरण है उसका रचना किसने किए थे, तो इसका नाम है L.O. स्क्रेप रूड, है ना, स्क्रेप्स रूड। और इन्होंने कब रचना किया था, तो ये 1873 ईस्वी में किए थे। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण साहित्य, ठीक है, इसका प्रकाशित किए थे, जिनका नाम क्या था, तो देखिए उसका नाम था, बुक का नाम ए ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। यहाँ से साफ पता चल गया, हिंदी का होता है व्याकरण तो उसको हिंदी व्याकरण कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रामर ऑफ संथाली लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि ये संथाली भाषा का है। ठीक है, संथाली भाषा का व्याकरण, तो उसको हम संथाली लैंग्वेज, तो उसका नाम क्या है, देखिए नाम भी यहाँ पे अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, आप आसानी से इसको रिलेट कर पाएंगे। जैसे व्याकरण का है तो उसको व्याकरण से, तो ग्रामर मतलब व्याकरण होता है। ठीक है, तो ये ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज था क्या, प्रथम व्याकरण। इसको लिखा कौन था, देखिए स्क्रेप्स रूड। तो यहाँ से आप रूड को पकड़ लीजिए और रूड को क्या कीजिए, रूड को आप बना दीजिए रूट। रूट क्या होता है, जड़ होता है ना। जैसे कोई पेड़ है तो उसका जड़ जो होता है उसी को हम रूट कहते हैं, तो रूट को आप रूट बना लीजिए। अब देखिए ये क्या था, प्रथम व्याकरण था किसका, संथाली भाषा का। तो भाई साहब किसने दिया, रूट ने दिया। ठीक है, अब रूट जब हो गया, व्याकरण क्या होता है, रूट ही होता है ना, जड़ होता है। अब इसी व्याकरण के आधार पर पूरा ये संथाली भाषा बनने वाला है, इसीलिए इसको क्या है, रूट से याद रखेंगे, रूट है व्याकरण से, तो व्याकरण ये जड़ हो गया, पूरा पेड़ बनेगा किससे, इसी भाषा से। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि व्याकरण जो है वो किसने लिखा था, तो स्क्रेप्स रूड ने लिखा था। रूड से आप पकड़िएगा, रूट है, व्याकरण रूट होता है किसी भी लैंग्वेज का, तो यहाँ से संथाली का भी ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, तो 1867 ईस्वी में ईजी मन के द्वारा सिंथालिया एंड द संथाल बुक की रचना किया गया। ठीक है, देखिए सिंथालिया एंड द संथाल,
सिंथालिया एंड द संथाल किसने किया था? ईजी मन। तो ये क्या है? सिंथालिया एंड द संथाल, उसको ईजी कर दिया, उसका मन ईजी हो गया। जब इसी के बारे में कोई किसी के बारे में कह दे तो उसको लगता है भाई कितना वाह, हमारे बारे में तारीफ कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्या देखेंगे, सिंथालिया एंड द संथाल, इसकी रचना ईजी मन के द्वारा किया गया, ईजी मन। ओके, अब हम बात करेंगे 1868 ईस्वी में रे ई एल पक्सुले, इसके द्वारा एक साहित्य की रचना किया गया जिसको हम कहते हैं ये हम कहेंगे वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज। ठीक है, देखिए ये जो हमारा है वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज, यहाँ से पता चलता है जो वोकेब होता है, जिसको हम ग्रामर में यदि देखेंगे तो वोकेब क्या होता है? वर्ड का संग्रह होता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग का वर्ड रहता है, जैसे खाना पीना उठना बैठना, सारा जो है उसी को हम वोकेब कहेंगे, जैसे शब्दकोश इसी को कहते हैं। ठीक है, शब्दों का भंडार। तो यहाँ से देखिए ये जो थे रे ई एल क्या है? पक्सुले। ठीक है, तो पक्सुले से इन्होंने क्या लिखा था? वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद हो जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कि 1899 ईस्वी में कैपवेल ने संथाली से इंग्लिश और इंग्लिश से संथाली क्या शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की रचना किया था। किन्होंने? नाम क्या था इनका? कैपवेल ने। देखिए कैपवेल, इसको याद कैसे रखिएगा, जैसे डिक्शनरी होता है ना, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आप जानते होंगे, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी, उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में वर्ड दिया है, उसका मीनिंग हिंदी में दिया है, और फिर इंग्लिश से हिंदी वाला क्या रहता है? हिंदी से इंग्लिश वाला में हिंदी में है तो उसका अंग्रेजी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ये भाई साहब ने रचना किए थे कैपवेल ने, ये क्या किए थे? संथाली था और उसको संथाली से इंग्लिश में, संथाली का वर्ड रहेगा उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, और फिर इंग्लिश का है तो उसको संथाली में किया गया है। तो ये जो शब्दकोश था इसी की रचना कैपवेल ने किए थे। अब हम भाई यहाँ पे ये बात है कि इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो चलिए यहाँ पे हमारे साथ हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कैपवेल है तो यहाँ से आप वेल को लीजिए। ठीक है, वेल को लेंगे तो देखिए भाई, कोई भी भाषा को यदि आप बोलना सीख रहे हैं तो आपको क्या होगा? वेल यदि अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं तो आपका शब्दकोश बढ़िया होना चाहिए, शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए। जैसे आप हिंदी ही बोल रहे हैं तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि हिंदी में जितने भाषा हैं, जितने भी शब्द हैं वो आपके पास होने चाहिए लगभग, तभी तो आप हिंदी बोल पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि भैया इसके बाद क्या बोलना है तो अटक गए, है ना। तो इसीलिए क्या है कि यदि आप वेल, कोई भी भाषा को वेल बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? शब्दकोश पता होना चाहिए, सारे शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो यहाँ से कैपवेल देखेंगे, कैपवेल साहब ने संथाली से इंग्लिश में और फिर इंग्लिश से संथाली में ट्रांसलेट करके शब्दकोश बना दिया, और इसके बाद के लोगों को क्या हुआ? संथाली भाषा पढ़ने में बहुत आसान हो गया। जैसे हम भाई कि संथाली हम नहीं जानते हैं लेकिन इंग्लिश जान रहे हैं तो क्या करेंगे? ये डिक्शनरी से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं क्या है, और उसी को हम संथाली में क्या कहते हैं। इसके आधार पर कोई भी लैंग्वेज को जानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप ये शब्दकोश डिक्शनरी वाला देखे होंगे तो उसमें आप अंग्रेजी नहीं जान रहे हैं लेकिन उसका हिंदी जान रहे हैं तो उसका अंग्रेजी आपको पता हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो इस आधार पर हमने देख लिया 1899 में कैपवेल ने संथाली से इंग्लिश और इंग्लिश से संथाली शब्दकोश का रचना कर दिए। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों तो 1929 ईस्वी में पी.ओ. बोर्डिंग के द्वारा मटेरियल फॉर ये संथाली लैंग्वेज, जैसे इन्होंने मटेरियल तैयार कर दिया किसके लिए? संथाली लैंग्वेज के लिए। कौन थे ये? बोर्डिंग मतलब क्या है? उसका कोडिंग तैयार कर दिया। ठीक है, किसने किया? संथाली लैंग्वेज का मटेरियल बना दिया, उसका कोड बना दिया, और आसान हो जाएगा। जैसे आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई मटेरियल होना चाहिए। तो इसी तरह क्या है? मटेरियल ऑफ ये संथाली लैंग्वेज। संथाली लैंग्वेज नहीं है, क्या है? ग्रामर। तो पूरे ग्रामर का, संथाली ग्रामर का क्या कर दिए इन्होंने? पूरा मटेरियल ही तैयार कर दिए। तो भाई साहब अब तो और आसान हो गया, किसी को मटेरियल मिल जाए एग्ज़ाम के बारे में तो उसको पूरे अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो उसके बारे में पूरा उसको ज्ञान हो जाता है। उसी तरह से यहाँ इन्होंने लिखे थे बोर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1936 ईस्वी में पाल जुझार सोरेन, नाम को याद रखिएगा थोड़ा सा, पाल जुझार सोरेन। और इन्होंने क्या किए थे? तो मौलिक कविताओं का एक संग्रह था,
है ना, मौलिक कविताओं का संग्रह किए थे और एक साहित्य में उसको परिणत कर दिए थे, और उनका नाम क्या था, तो ओनाडहे वाहा डालवाक। ये नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, जो ये भाषा जानते हैं उसके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो नहीं जान रहे उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको इसको याद रखना होगा, इसका कोई ट्रिक भी नहीं बन पाया, है ना। तो ओनाडहे वाहा डालवाक, तो ये कौन लिखे थे, तो पाल जुझार सोरेन। देखिए यहाँ से आप याद रखिएगा आसानी से, देखिए 3 शब्दों से ये बना हुआ है, और ये जो है ओनाडहे वाहा डालवाक, ये भी 3 शब्दों से बना हुआ है। तो आप इसे आसानी से पकड़ लेंगे, 2 बार इसको पढ़ेंगे, तो पाल जुझार सोरेन और फिर ओनाडहे वाहा डालवाक, तो इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि संथाली का प्रथम उपन्यास कौन सा था। जैसे उसमें हम बात किए कि क्या होता है, उपन्यास भी होता है। तो उपन्यास के लिए हम क्या देखेंगे, पहला जो प्रथम उपन्यास था संथाली भाषा का, उसका नाम था क्या, हाडमवाक आतो। ठीक है, ये हाडमवाक आतो, ये अपने भाषा में संथाली भाषा में है, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, हाडमवाक यातो। और इसका मतलब क्या होता है कि हाडमा का गाँव। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि हाडमा का गांव होता है, हाडमवाक आतो। हाडमवाक मतलब हाडमा का, और आतो मतलब गांव। तो गांव को क्या कहते हैं, आतो। कोई कोई कस्बा कहते हैं, कहीं कहीं टोला कहते हैं, कहीं और भाषा से जाने जाते हैं। इसी तरह से हाडमवाक आतो मतलब हाडमा का गांव हो गया। और ये जो है इनका रचना कौन किए थे, तो आर कोरटेयर्स। ठीक है, आर कोरटेयर्स, ये इनका रचना करने वाले थे। और ये दोस्तों कब ये यहाँ पे कब इसका प्रकाशन किया गया, तो 1946 ईस्वी में। ठीक है, 1946 ईस्वी में किया गया। और ये कौन से भाषा में थे, तो रोमन लिपि में थे। लिपि को आप ध्यान रखिएगा, रोमन लिपि में थे। रोमन लिपि में लिखा हुआ ये चीज़ था, तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। इसका हम लेखक का नाम, जो उपन्यासकार थे, पहला उपन्यास हमने बताया कि हाडमवाक आतो है, इसका मतलब होता है क्या, हाडमा का गांव। और इसका लेखक जो हैं वो कैसे याद रखेंगे, देखिए हाडमा का गांव है ना, तो यहाँ से आप ये रिलेट कीजिए कि कोर है तो इसको कार बना लीजिए। ठीक है, और टेयर्स है तो इसको टायर्स बना लीजिए। अब इजी हो गया है ना। क्या करते थे गांव के बच्चे जो होते हैं, वैसे हम लोग के तरफ का भी जो बच्चे होते हैं, या फिर हम ही लोग जो थे उस समय बच्चे में क्या करते थे, कार का टायर या फिर साइकिल का टायर लेकर के पूरा खेलते थे, है ना। यहाँ से पूरा उन्हें दौड़ लगाते थे, टायर के साथ में दौड़ते थे, बहुत इंटरेस्ट आता था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या देखेंगे कि गांव में, हाडमा का गांव में क्या है कि कार का टायर्स लेकर के क्या करते थे, पूरा दौड़ लगाते थे। यहाँ से आपको ये चीज़ याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा जो उपन्यास था संथाली भाषा का, वो मुहिला चेचेत दाई था। क्या नाम है इसका, मुहिला चेचेत दाई। अब आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा वर्ड आ गया, तो दोस्तों इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला। और ये साहित्य का नाम था मुहिला चेचेत दाई, जो अध्यापिका महिला का ये सही रूप है। ठीक है, अध्यापिका महिला होता है इसका मतलब। अब इनको लिखने वाले कौन थे, तो ननकू सोरेन। ठीक है, ननकू सोरेन ने इसका रचना किया था, मुहिला चेचेत दाई। यहाँ से देखिए मुहिला का तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि महिला होता है, लेकिन चेचेत दाई मतलब होता है अध्यापिका। ठीक है, तो महिला अध्यापिका हो गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई, तो देखिए ये जो बच्चा था ये दूसरा क्लास में पढ़ता था। ठीक है, दूसरा क्लास में पढ़ता था, तो क्या हुआ, ये ननकू कहते, देखिए ननकू गांव में किसको कहा जाता है जानते हैं, कोई लड़का है पतला दुबला है तो उसको ननकू कहते हैं, तो उसका नाम ही मतलब उपनाम रख दिया जाता है ननकू। तो इसी तरह से देखिए ये ननकू है, गया था स्कूल, है ना, लेकिन ये होमवर्क नहीं किया था, है ना। तो इसको क्या किया कि वो महिला टीचर ने क्या चपेट दिया। ठीक है, तो देखिए चपेत दाई मतलब चपेट दिया, 2 चटपट मार दिया खींच के, तो इसी को हम क्या कहेंगे, चपेत दी। चपेत दाई किसको, ननकू को। तो ये दूसरा उपन्यास हो गया। तो दूसरा साहित्य, दूसरा किताब का ये नहीं बनाया था होमवर्क, तो ननकू को चपेट दिया किसने, महिला अध्यापक ने। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहीं पे कि देवनागरी लिपि जो है वो संथाली का प्रथम काल संग्रह। देवनागरी लिपि में क्या है कि संथाली का प्रथम काव्य संग्रह, काव्यों का जो संग्रह किया हुआ है वो जो है वो किस किताब में है, तो कुकमू।
किताब का नाम क्या है? कुकमू है। साहित्य है जिसका नाम है कुकमू, जिसमें देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है संथाली का काव्यों का संग्रह है। ठीक है, तो उसका नाम कुकमू है और इनको लिखने वाले किशोर साहू जी हैं। तो ये भी आप आसानी से याद रखेंगे। काव्य करने वाले किशोर फेमस कैरेक्टर है, तो यहाँ से आप याद रखिए जिसका नाम क्या है? कुकमू है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल चिक्की लिपि, देखिए ओल चिक्की लिपि जो संथाली भाषा के लिए ही था, इनको लिखने वाले, इस लिपि को बनाने वाले कौन थे? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। भाई साहब, लिपि का जब रचना कर दिए, लिपि बना देना बहुत बड़ी बात होता है। तो ये कौन होंगे? कोई पंडित वगैरह ही होंगे, विद्वान ही होंगे। तो नाम से यहाँ पे याद रखिएगा कि वो कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी थे। और कब किए थे? तो 1941 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब लिपि का नाम क्या था? ओल चिक्की लिपि। ओल चिक्की मतलब ऑल हो गया, इसको ऑल कर लीजिए आप। ऑल चिक्की मतलब क्या हो गया? सब जगह चलने वाला। ठीक है, तो ऑल चिक्की लिपि है, लिपि का तो लिपि है। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा कौन थे इसको बनाने वाले? पंडित रघुनाथ मुर्मू। यहीं पे अब दोस्तों हम बात करते हैं संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक। इसमें नाटक वगैरह भी होगा, जैसे हम बताएं कि उपन्यास भी है, लोकगीत भी है, सारा कुछ इसमें शामिल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि संथाली भाषा का जो है प्रथम साहित्यिक नाटक जो है वो कौन सा था। तो ये नाटक का बुक जो था, साहित्य जो है, उसका नाम है बिदु चादन। ठीक है, बिदु चादन ये साहित्य का नाम है। और इसका लेखक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू। जैसा कि आपने यहाँ पे हमने देखा कि रघुनाथ मुर्मू जो है वही लिपि का खोज किए थे और उन्होंने ही प्रथम साहित्य नाटक लिखे थे संथाली भाषा में। तो यहाँ पे हमने देख लिया। और साहित्य का नाम क्या था? तो बिदु चादन। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि यही जो है 1942 ईस्वी में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था, जो साहित्यिक नाटक था। ठीक है, और ये हमारा क्या है? उड़िया लिपि में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, प्रथम साहित्यिक नाटक है, तो यहाँ से आप नाटक को पकड़िए कि नाटक आप किए होंगे गांव में, बहुत सारा है ना। हर एक गांव में पहले नाटक होता था, लेकिन आज के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जा रहे हैं। अब नाटक वगैरह कुछ नहीं होता है। अब क्या होता है? डीजे लगा दिया, पूरा डांस उन चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाटक को पकड़ेंगे तो नाटक से क्या होता है कि नाटक करने के लिए पूरा मतलब बन ठान के जाना होता है। जिस रोल का है उस रोल को निभाना होता है, उस तरह से बनना पड़ता था। तो यहाँ से देखिए, रघुनाथ जी, रघुनाथ मतलब विष्णु जी। ठीक है, तो ये विष्णु जी बनने के लिए क्या किए थे? चंदन वगैरह पूरा लगा लिए थे। बिंदी और चंदन है ना, बिंदु और चंदन वगैरह पूरा लगा लिए। अब लगना भी चाहिए ना विष्णु जी जैसा। तो देखिए, बिंदु चादन हो गया। किसने लिखा है? तो रघुनाथ ने लिखा है। और क्या था? ये प्रथम साहित्यिक नाटक था। तो नाटक करने के लिए, रघुनाथ बनने के लिए हमको क्या करना होगा? बिंदी और चंदन लगाना होगा। कब का रचना है ये? 1942 का। और ये कौन से लिपि का है? तो उड़िया लिपि का है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं संथाली भाषा। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र, न्यूज पेपर जो है वो सबसे पहला क्या था? तो होड़ संवाद नाम करके था। और उसका जो है ये प्रकाशन 1947 ईस्वी में किया गया। और उनके लेखक कौन थे? तो डोमन साहू समीर थे इनका लेखक। और ये जो है डोमन साहू समीर को क्या कहा जाता है? संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है। समझ जाइए आप, संथाली भाषा का भारतेंदु कहे जाने वाले डोमन साहू समीर जी को क्या है? डोमन साहू समीर जी ने क्या किए थे? प्रथम समाचार पत्र जो संथाली भाषा में था उसको प्रकाशित किए थे। कब? 1947 में, जिसका नाम रखे हुए थे होड़ संवाद। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 1947 ईस्वी में मैकफेल नाम है। और ये इन्होंने क्या किया था कि एन इंट्रोडक्शन टू संथाली, मतलब संथाली का एक इंट्रोडक्शन पेश किए थे। और उसका लेखक कौन थे? तो मैकफेल थे। तो देखिए, इसको अब याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ से सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं जो आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए कैसे, मैकफेल है ना, तो यहाँ से आप मैक को मैथ बना दीजिए। ये हमारा मैथ बन गया। अब क्या है भाई साहब, देखिए मैथ में ये फेल हो गया। ठीक है, तो मैक फेल हो गया, मैथ में फेल हो गया।
तो मैथ में फेल क्यों हुआ? तो जानते हैं मैथ का क्वेश्चन पेपर जो था उसमें क्या किया था, ये इंट्रोडक्शन दे दिया संथाली में। अब भैया संथाली में इंट्रोडक्शन देगा मैथ वाला में तो फेल तो करेगा ही, तो उसी वजह से क्या हो गया, मैथ में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंट्रोडक्शन जो अपना दिया उसमें जो लिखा वो किस में लिख दिया, संथाली वाला लिख दिया। अब अंग्रेजी का रहेगा उसमें संस्कृत लिखेंगे, भाई फेल तो करेगा ही। तो यहाँ पे हम इसको याद करने के लिए आसान तरीका ये है कि मैथ में फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ये संथाली में उसमें बना दिया, मैथ का था। तो ये 1947 ईस्वी में इसका रचना हुआ था, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 1951 ईस्वी में दोस्तों डोमन साहू समीर, जिनको हम देखें कि संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है, उन्होंने ही क्या किया था, संथाली प्रावेशिका का रचना किए थे। और वहीं पे हम बात करते हैं कि केवल सोरेन, नाम है ये केवल सोरेन, इन्होंने हिंदी संथाली का रचना किए थे। और इन दोनों का प्रकाशन जो है देवनागरी लिपि में किया गया। और कब किया गया? तो 1951 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, डोमन साहू समीर का संथाली प्रवेशिका और केवल सोरेन का हिंदी संथाली, और दोनों का जो प्रकाशन हुआ था ये देवनागरी लिपि में हुआ था। और कब हुआ था? 1951 में हुआ था। यहीं पे अब बात करते हैं 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किशोर, किस्कू है ना, किशोर नहीं सॉरी, शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा देवनागरी लिपि में ही, ठीक है, क्या चीज़, भुरका डम्पिल नाम है इसका, साहित्य का नाम है भुरका डम्पिल। और इनका जो है प्रकाशन किया गया था कब? 1953 को। और ये जो है भुरका डम्पिल ये क्या है, तो ये 41 कविताओं का संग्रह है। 41 प्रकार की कविताओं का संग्रह करके एक बुक लिखे थे, बुक का प्रकाशन किए थे, जिनका नाम रखे थे भुरका डम्पिल। तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैसे याद रखेंगे आसान तरीका से। तो 41 वर्ष के उम्र में शारदा प्रसाद का भुरका निकलते हैं। भुरका निकलना क्या होता है जानते हैं? कोई बच्चा है तो उसका नाक से जो निकलता है वो निकलते रहना, तो उसको क्या कहते हैं गांव के भाषा में भुरका, है ना। तो इसी तरह से क्या है 41 वर्ष के उम्र में भी शारदा प्रसाद का क्या है, भुरका निकलते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो चलिए आसानी से यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1953 ईस्वी में डोमन साहू समीर, जिसको संथाली भाषा का भारतेंदु कहा जाता है, की पुस्तक क्या था, दिसोम बाबा नाम है साहित्य का, दिसोम बाबा। और ये दिसोम बाबा में क्या है, देवनागरी लिपि में ये लिखा हुआ है। और छंद के रूप में संथाली लोकगीत भी यहाँ पे क्या किया गया है, रखा गया है। ये संथाली लोकगीत का ये समन्वय है। तो यहाँ पे डोमन साहू समीर का पुस्तक, जिसको हम कहते हैं डिमोस बाबा, और यही हमारा देवनागरी लिपि में है। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं कि मोगला सोरेन को ही राही रावण काना जो संथाली नाटक है, ठीक है, मोगला सोरेन नाम है, और इन्होंने राही रावण काना संथाल में नाटक है संथाली भाषा में। तो इस नाटक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किनको मिला, तो मोगला सोरेन को। किस रचना के लिए, तो राही रावण काना के लिए। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है राही, और ये हमारा क्या है रावण। तो दोस्तों देखिए रावण जो था उसको बोल रहा था कि तुम सुधर जाओ, लेकिन वो क्या है, सुधरने वाले थे नहीं। तो रावण उसी तरह से रह गई, राही मतलब रह गई, है ना। लेकिन उसको क्या बोला था, ये हमारा है क्या, भोगला। ठीक है, तो बोलेगा कि इसको क्या, तुम नहीं सुधरेगा तो भोगेगा, है ना। तो भोगेगा तो भोगला, तो ये क्या हो गया, भोगेगा, इसको नहीं सुधरेगा तो भोगेगा, कर्म का फल भोगना है। तो इस तरह से हमने देखा कि मोगला सोरेन जो है राही रावण काना के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों संथाली भाषा का। यहाँ से हमने पूरा विवरण देख लिया कि कौन कौन से साहित्य थे और उसके रचनाकार कौन थे, और यहाँ से साहित्यों के जो संथाली से जुड़ा हुआ है उन सारे चीज़ों के बारे में हमने शुरू से लेकर के अभी तक का सारा कुछ जान लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रचनाकार, और रचना किसके किए थे उसके अनुसार से उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो हम अब उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि संथाली जो लेखक थे, संथाली साहित्यों की रचना करने वाले थे, उन साहित्यकारों को जो आज साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है उसके बारे में, कि किन रचनाकारों को किस साहित्य के लिए, किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 3 कॉलम बना करके देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो संथाली साहित्यकार थे, संथाली साहित्यों के रचनाकार, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है और उनको किन रचनाओं के लिए, मतलब किन साहित्यों को लिखने के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और यहीं पे हम बात करेंगे कि उनको किस वर्ष मिला हुआ है। तो यहाँ से हम चलते हैं, ये 3 कॉलम हमने आप यहाँ पे बनाया हुआ है। पहला में हम देखेंगे नाम, अर्थात जो रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य को लिखे हैं, और यहीं पे हम दूसरा देखेंगे साहित्य जो लिखे हैं, साहित्य, और इसमें देखेंगे कि कौन सा साहित्य उन्होंने लिखा है, अर्थात रचनाकार का रचना क्या है, क्या उन्होंने रचना की है उनके बारे में। और तीसरा कॉलम में हम बात करेंगे कि कौन सा वर्ष में उनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले जद्दूमणि बेसरा, ये लेखक है और इन्होंने भावना नामक जो है एक कहानी का संग्रह है, साहित्य, उनको लिखे हुए हैं, और इसके लिए इनको 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आज हम जो बताएंगे आपको इतना फनी तरीके से बताएंगे कि इतना जो आप सारा देख रहे हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली साहित्य के लिए मिला हुआ है वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, कितना मज़ेदार होने वाला है आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात किए कि जद्दूमणि बेसरा, इनको भावना साहित्य के लिए मिला हुआ है 2005 में। तो देखिए अब इसको याद कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो है जादू इस तरह का जानते हैं कि तुरंत उसके पास मनी आ जाता है सिर्फ भावना करने से ही। अब बताइए, इतना बड़ा जादू या भावना किए और मनी आ गया। तो देखिए यहाँ पे जद्दूमणि हो गया और इनका साहित्य का नाम क्या है, भावना। तो सिर्फ भावना किया, कल्पना की, अरे इतना पैसा है और उसके पास मनी आ गया, तो इसीलिए क्या है, जद्दूमणि बेसरा, इसको भावना साहित्य के लिए 2005 में मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा यहीं पे बात करेंगे रामचंद्र मुर्मू, और इनको गुरु गोमके पंडित जो रघुनाथ मुर्मू है उनका जीवनी लिखे हुए हैं, जिनका साहित्य का नाम क्या है, गुरु गोमके पंडित, और लिखने वाले कौन है, तो रामचंद्र मुर्मू। और इनको जो साहित्य अकादमी मिला हुआ है 2006 ईस्वी में मिला है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे रामचंद्र आप याद रखेंगे और यहाँ से रघुनाथ मुर्मू याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो गुरु है, ठीक है, गुरु क्या बता रहे हैं कि रघुनाथ, रामचंद्र को रघुनाथ भी कहते हैं। कौन बता रहे हैं, गुरु बता रहे हैं कि रघुनाथ रामचंद्र को भी कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, रघुनाथ और फिर रामचंद्र। तो ये जो है गुरु गोमके पंडित, ये रघुनाथ मुर्मू पर जीवनी लिखा हुआ है और लिखने वाले रामचंद्र मुर्मू हैं, और इनको इस साहित्य के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब यहीं पे बात करेंगे तीसरा कि खेरवाल सोरेन, और ये देखिए कितना आसान है, खेरवाल सोरेन है ना, हम आपको पूरा आसान तरीके से बताएंगे। इनका रचना क्या था, चेत रे चितकायना, नाम बहुत डिफिकल्ट है लेकिन अभी देखिए आपको याद हो जाएगा, चेत रे चितकायना है ना, चिकायना, और ये जो है नाटक हैं, और इनको 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए दोस्तों कैसे याद रखेंगे, यहाँ से याद रखिए आप खेरवाल है ना, खेरवाल को हम क्या बना देते हैं, खेर बाल बाल बच गया, ठीक है, कहते हैं ना कि खेर गिर तो गया लेकिन खेर बाल बाल बच गया है ना, खेर बाल बाल बच गया। चेत मतलब होता है चत के चलना, मतलब संभल के चलना, जैसे है ना वो क्या कि दारू पी के गाड़ी मत चलैया हो, तो उस तरह से ये क्या है कि चत के नहीं चला, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए भाई यहाँ पे चत के नहीं चलेगा तो क्या होगा, ये दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए बोल रहा है कि खेर वो बाल बाल बच गया, क्यों, क्योंकि वो चत के चल रहा था, ठीक है, चत चिकाइना, चत रे चिकाइना हो गया। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा आपको तो तुरंत आपको याद आएगा कि खेरवाल है, मतलब क्या है, खेर बाल बाल बच गया, क्यों, क्योंकि वो चत के चल रहा था, सावधानी के साथ चल रहा था। तो ये इनको 2007 में मिला है, आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बादल हेम्ब्रम, यहाँ से आपको बादल है और यहाँ से इसका जो साहित्य है वो क्या है, मानवी,
ठीक है। मानवी ये कहानी का संग्रह है और इनको इस साहित्य के लिए 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कैसे याद रखेंगे, देखिए बादल है जिसको आप याद रखिए कि बदला, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि मान जाओ भाई, मानवी है, मानवी इसका साहित्य का है, तो बोल रहा है कि मानवी मतलब क्या है, मान जाओ। ये बोल रहा है कि नहीं हम नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, बदला लेकर के रहेंगे, हम बदला लेकर के रहेंगे। अरे ही सोच होता है लोगों का कि हम बदला लेकर के रहेंगे, बदला ले ही लेते हैं लोग, ठीक है। तो क्या बोला, मानवी मतलब मानेगा, मान जाओ यार नहीं बदला लो, क्या उससे फ़ायदा होगा। लेकिन ये बोला नहीं मानेंगे, क्या करेंगे, बदला ले करके रहेंगे। तो यहाँ से हो गया ये बादल हेम्ब्रम, ये साहित्यकार हैं और साहित्य का नाम है मानवी। ये कहानी संग्रह है, 2007 में इसको साहित्य अकादमी मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे दमयंती बेसरा, ठीक है। और इनका जो साहित्य है या ये है साय साहेद, जो कविता का संग्रह है और इनको 2008 में मिला हुआ है। तो यहाँ से दमयंती से याद रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा साहेब है जिसको साहेब बना दीजिए, साहेब बन गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेसहारा यदि कोई हो जाता है, बेसहारा हो जाता है किसके दम से, उसके पास कोई दम नहीं रहता, मतलब क्या कहते हैं, असहाय कह सकते हैं कि कोई उसके शक्ति नहीं है, तो उस समय क्या है कि साहेब ही काम आते हैं। तो ये हो गया साहेद, साय साहेद, ठीक है। तो दमयंती बेसरा शाम साहेद ही काम आते हैं, तो ये हमारा साय साहेद हो गया साहित्य का और इनको 2008 में मिला हुआ है। यहीं पे बात करेंगे दोस्तों अगला कि भोगला सोरेन, जिसको हम पीछे भी देख चुके हैं। तो भोगला सोरेन का जो है रचना वो क्या है, राही रावण काना, और इनको कविता का ये क्या है, नाटक है। हम वहाँ भी बताए थे कि राही रावण काना जो है एक नाटक है और इसके लिए इनको 2009 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। रावण को क्या बोल रहा है, रावण को बोल रहा है कि सुधर जाओ, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम नहीं सुधरेंगे, वही रहेंगे। तो वही रहेंगे तो भाई क्या होगा, भोगना पड़ेगा कि नहीं, तो भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो भोगना, तो यहाँ से भोगला हो गया और सोरेन, तो ये राही रावण काना के लिए मिला है जो नाटक का है। अब आगे बात करते हैं आदित्य कुमार मरांडी, और इनकी जो रचना है वो है बचाओ लड़ाई, ठीक है। और इनके लिए ये क्या है, बचाओ लड़ाई कविता का संग्रह है और इनके लिए 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। याद कैसे रखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, बचाओ लड़ाई इसका रचना है, तो इसको आप ये से रिलेट कीजिए कि बचाओ लड़ाई हो रही है ना। क्या बोल रहा है कि लड़ाई हो रही है, बचाओ। लेकिन क्या बोल रहा है, लोग वहाँ पे जो थे कि भाई हम सब से कोई नहीं बचा सकता है, इसको बचाएगा कौन, तो योगी आदित्य बचाएंगे। तो देखिए आदित्य हो गया, आदित्य बचाएंगे, तो आदित्य कुमार मरांडी से बचाओ लड़ाई हो रहा है तो कोई नहीं बचाएगा, आदित्य जी बचाएंगे। चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गंगाधर हासदा, ठीक है। गंगाधर हासदा रचनाकार हैं और इन्होंने लिखे हुए हैं बचाओ अक्कन गोज होड़, ठीक है। ये क्या है, बचाओ अक्कन गोड़ होज, ये कहानी है और इनके लिए इनको 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बचाओ, है ना। अक्कन मतलब क्या, अक्कन में पीट रहा है ना, गोज मतलब देखिए गोज होड़ मतलब उसको पीट रहा है, बोल रहा है कि बचाइए। लेकिन क्या है, गोज को हम कर देते हैं मौज, ठीक है। मौज मतलब होता है मस्ती, मजा लेना, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि बचाओ, है ना, इसको अक्कन में नहीं किसी को, ठीक है। क्या मौज ले रहा है, मौज ले रहे हो। देखिए ये क्या है, हंस रहे थे। यहाँ पे गंगाधर जो हैं वो हासदा मतलब हंस रहे थे और ये बोल रहा है कि अरे यार बचाओ, तुम हंस रहे हो, मौज उड़ा रहे हो। तो मौज हो मतलब मौज में हो, तुम हंस रहे हो। तो यहाँ से क्या हो गया, गंगाधर हासदा, और इनकी जो रचना है वो बचाओ अक्कन गोज होड़ है और इनके लिए 2012 में मिला हुआ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों कि अर्जुन चरण हेम्ब्रम, ये हैं रचनाकार और इन्होंने चंदा पोगा लिखे हुए हैं जो कविता हैं और इनके लिए 2013 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। यहाँ से हम कैसे याद रखेंगे, अर्जुन चरण, बोल रहा था अर्जुन को क्या कि चरण देखो मतलब नीचे देखो, लेकिन ये किसको देख रहा था, चंदा को देख रहा था, चंदा को देख रहा था भाई। इनको क्या बोल रहा है, अर्जुन निशाना लगा रहा था, चंदा को लगा रहा था, बोल रहा था चरण को देखो, लेकिन क्या है ये चंदा को लगा रहा था। तो यहाँ से अर्जुन चरण ये चंदा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं जमादार किस्कू, और इसकी जो रचना है वो माला मुदम है, ठीक है, माला मुदम। और इसको कैसे याद रखेंगे, तो इनको देखिए 2014 में साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है।
यहाँ से हम इसको याद रखेंगे कि जो ज़मींदार होते हैं वो क्या हैं, माला माल हो जाते हैं। ठीक है, ज़मींदार है जिसको पूरा ज़मीन है वो तो माला माल है ही, तो इसीलिए हम यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ज़मींदार हैं वो बहुत माला माल हो जाते हैं। और कब से ज़्यादा माला माल हुए, तो 2014 से माला माल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि रवि लाल टुंडू, और इनका जो रचना है ये पारसी खातिर है। साहित्य का नाम है ये पारसी खातिर, और ये क्या है, नाटक का है साहित्य, ये पारसी खातिर। और इनके लिए इनको 2015 में रवि लाल टुंडू को 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ये जो रवि है, रवि कुमार, ये क्या कर रहा था, लाल लाल टमाटर ले रहा था। ठीक है, लाल लाल टमाटर ले रहा था। तो इसको कोई पूछा कि भाई साहब ये क्यों ले रहे हो, तो क्या बोल रहा है कि परसों खातिर, परसी खातिर है ना, तो इसको करते हैं परसों खातिर। बोल परसों खातिर ले रहे हैं, तो भाई लाल लाल टमाटर परसों खातिर क्यों ले रहा है, ये तो आज ही खराब हो जाएगा। तो बोला भाई ये परसों खातिर नहीं, परसों तक चलेगा, तो वैसे याद रख सकते हैं। तो बोला लाल लाल टमाटर क्यों, तो परसों खातिर, तो क्या हो गया, पारसी खातिर हो गया। और ये क्या है, नाटक हैं, और इनको कब मिला था, तो 2015 में मिला था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोविंद चंद्र मांझी, और इनको नाल्हा के नाम से, नाल्हा जो साहित्य है, जो कविताओं का संग्रह है, उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है 2016 का। तो यहाँ से कैसे याद रखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, गोविंद को बोल रहा है कि देखो तो चंद्र है, मतलब चंदा है क्या, चंदा है क्या, तो ये क्या होता है, बाहर जाता है और देखता है कि चंदा नहीं है, तो क्या बोलता है, नाल्हा, मतलब नहीं है, ना हो, है ना, नाल हो मैंने ना हो, ना हो तो नहीं है। तो यहाँ से देखिए गोविंद चंद्र मांझी, ये नाल्हा साहित्य है, कविताओं का संग्रह, और इनके लिए इनको 2016 में दिया गया। ठीक है, 2016 में इनको मिला। उसके बाद हम बात करते हैं भुजंग टुंडू, और ये जो रचनाकार हैं इनकी रचना ताहेंज लय, ये कह सकते हैं इसको तारे, है ना, तारे, ताहेंज तारे। तो इस कविता की, ये क्या है, कविता है, और इसके लिए 2017 का साहित्य पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए भुजा से ही क्या किया, भुजंग को क्या कर दिए, भुजा, भुजा से ही तोड़ देगा, क्या है, ताहे ताहे तारे, ताहे तारे मतलब क्या है, उसका तोड़े। ठीक है, तोड़े, तो इसको तोड़ दिया ताड़े। ठीक है, ताड़े मैंने तोड़ दिया, किससे, भुजा से, अपने हाथों से ही, बल से ही क्या किया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं भुजंग टुंडू, ये हो जाएगा हमारा ताहे ना तारे। ठीक है, ये कविता है 2017 में मिला है, आसान है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे श्याम बेसरा, श्याम बेसरा जिनका रचना है मरोम, और इसका जो है ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, जैसे हम सब बात करते जा रहे हैं कि कौन सा कविता का संग्रह है, कौन सा कहानी है, और ये हमारा उपन्यास आया मरोम, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 को मिला हुआ है। तो श्याम है और ये बेसरा, श्याम बेसरा मरोम उपन्यास के लिए मिला हुआ है इसको 2018 का। कैसे याद रखेंगे, देखिए श्याम है, श्याम किसको कहते हैं, कृष्ण जी को, और वो क्या है, रोम रोम में बसे हुए हैं, तो क्या होगा, मरोम। ठीक है, मेरे रोम रोम में श्याम, तो यहाँ से क्या हो गया, ये मरोम हो गया। और इस तरह से श्याम बेसरा को हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो 2018 का साहित्य पुरस्कार उनको मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट है साहब, यहाँ पे क्या है कि कालीचरण हेम्ब्रम, और इनको शिशिर जाली के लिए मिला हुआ है, जो कहानी का संग्रह है, और इनको 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए यहाँ से तो काली को पकड़िए और यहाँ से जाली को पकड़िए, तो कालीचरण हेम्ब्रम है वो, तो शिशिर जाली, तो जाली, तो काली और जाली हमारा आसान हो गया। तो यहाँ से यदि रहेगा कि कालीचरण हेम्ब्रम, तो इसको शिशिर जाली कह देंगे। तो ये क्या है, कहानी है, और इस तरह से इनको 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है कि संथाली साहित्य में किस रचनाकार को किस रचना के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हम यहाँ से सारा डेट भी देख लिए कि किस वर्ष में मिला था, यहाँ से कौन से रचना के लिए मिला था और किन रचनाकारों को मिला था। 2019 तक ही मिला है, 2020 में नहीं मिला है, और 2021 तो अभी चल ही रहा है। तो इस तरह से
यहाँ से हमारा सारा कुछ ये कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि संथाली के अलावा और भी जो जनजातीय साहित्य हैं उनके बारे में, और जनजातीय साहित्य कौन सा है वो चीज़ हम लेकर के आएंगे और उसके बारे में पूरा वीडियो डिटेल रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा जेपीएससी का सिलेबस आपको देने वाले हैं। तो यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।